नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ शुक्ला और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। पिछले कई दिनों से हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसका कि आज 8वां भाग है। यानी हम लोग पिछले 7 दिनों से लगातार 12 बजे 20 प्रश्नों के साथ मिलते हैं, उन 20 प्रश्नों की व्याख्या करते हैं, उन 20 प्रश्नों के विकल्पों की या उनके ऑप्शंस को समझते हैं, जिससे कि हम एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें, जिससे कि हम उस विषय के बारे में एक गहरी जानकारी इकट्ठी कर सकें, जिससे कि हमें पेपर में हमें उन प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इसी क्रम में हम लोगों ने अंग्रेज़ी में, हिंदी में कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे प्रश्नों को लगाया और लगातार हम लोग इस सीरीज़ को चलाएंगे। आप लोगों ने इधर इसे काफ़ी देखना शुरू किया, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप सब लोग इसे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे देखें और इसके आंसर्स दें, तो ये आपके लिए और फ़ायदेमंद साबित होगी। क्योंकि इस सीरीज़ का एकमात्र उद्देश्य यही है कि भले हम 20 प्रश्न लगाएं, लेकिन उन 20 प्रश्नों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी डेवलप हो सके, उन 20 प्रश्नों के प्रति जो आपकी सजगता है, जो आपकी समझ है, वो विकसित हो सके। क्योंकि प्रश्न लगाने के लिए ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी उस प्रश्न के प्रति अवधारणात्मक समझ का होना है। यानी अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगी तो फिर चाहे प्रश्न सरल हो या कठिन, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, प्रश्न गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी अवधारणात्मक समझ अच्छी है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, तो एक बार को आपको वो प्रश्न नहीं भी आता होगा, फिर भी आप कहीं ना कहीं उसे एजुकेटेड गेस करके या उसे पढ़ा लिखा हुआ एक तरीके से गेस मार के कर ले जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए। शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है जिसमें भारत में आदिवासी समुदाय के विस्थापन में योगदान दिया है। पहली बात, यहाँ पर बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ पर बात हो रही है विस्थापन की। ये कह रहे हैं कौन सा युग्म या कौन सा पेयर ऐसा है जिसने डिस्प्लेसमेंट को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ है। तो इस बात को समझने से पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। जब हम कुछ विकास का प्रोग्राम चलाते हैं, जब हम कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाते हैं और उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के चलते वहाँ के मूल निवासियों को, वहाँ रह रहे कई अ, लोगों को हमें वहाँ से हटाना पड़ता है या उस एक एक जगह से हटा करके उन्हें दूसरी जगह विस्थापित करना पड़ता है। तो इस तरीके का जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है या इस तरीके का जो प्रवास होता है, वो विस्थापन कहलाता है। और यही बेसिक अंतर होता है प्रवास और विस्थापन में। प्रवास जहाँ एक तरफ स्वैच्छिक होता है, वॉलंटरिस्टिक होता है, वहीं विस्थापन ज़बरदस्ती होता है, जिसमें कि एक व्यक्ति को दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर किया जाता है या फिर विकास परियोजनाओं के चलते उसे वहाँ से हटा दिया जाता है और नई जगह रहने के लिए दे दी जाती है। तो जाहिर सी बात है, इसका उत्तर आपको अब तक समझ में आ ही गया होगा। इसका सही उत्तर है विकास परियोजनाएं, वनोन्मूलन और भूमि अधिग्रहण। होता क्या है भाई, जब ऐसी कई सारी विकास परियोजनाएं चलाई जाती हैं, जब ऐसे कई सारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, तो उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के चलते हमें बहुत बड़े वन क्षेत्र को साफ करना पड़ता है, वन क्षेत्र को काटना पड़ता है, जिसके कारण हमें बहुत सारी भूमि का चाहिए होती है और बहुत सारी भूमि का अधिग्रहण करना होता है। इसे हम और उस भूमि पर फिर हम काम कर पाते हैं। अभी एक बहुत ही मशहूर आंदोलन था जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि एक तरीके से नारीवादी आंदोलन भी आप कह सकते हैं, पर्यावरण आंदोलन भी आप कह सकते हैं, जिसका उद्देश्य था कि नर्मदा नदी पर बनने वाले बांध से या बनने वाले डैम्स के कारण जो उसके आसपास के लोग विस्थापित हो रहे हैं, उन्हें हम जहाँ दोबारा रखेंगे तो ना तो उनकी स्थिति बढ़िया हो पाएगी, ना उनकी जो यहाँ के उनके सोशल रिलेशंस डेवलप थे या यहाँ इस जगह के प्रति जो उनका लगाव है वो नहीं आ पाएगा, जो वहाँ का विस्थापन बेकार ही है। तो इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट और माइग्रेशन, इन तीनों में क्या अंतर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंथनी गिडेंस के अकॉर्डिंग संरचना से क्या अभिप्राय है। हम सभी लोगों ने एंथनी गिडेंस को पढ़ा हुआ है। इसमें पूछा गया है कि स्ट्रक्चर क्या काम करता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं
कि एंथनी गिडेंस की एक बहुत ही मशहूर थियरी भी है जिसको कि हम संरचनाकरण का सिद्धांत कहते हैं, और ये प्रश्न सीधा सीधा उसी थियरी में से निकल करके आया है कि संरचनाकरण का सिद्धांत क्या है। तो संरचनाकरण का सिद्धांत जो है वो बेसिकली दो बातें करता है कि एक तो स्ट्रक्चर है, या जिसको कि वो संरचना कहते हैं, और वो संरचना बनती कैसे है। तो एक तरफ वो रखते हैं एजेंट को। एजेंट कौन है? वो करता है, जो कि क्रियाएं करता है। और एजेंसी, जिसको कि वो कहते हैं इंस्टीट्यूशन, तो या संस्थाएं जिनके अनुसार व्यक्ति क्रिया करता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि संरचना जब ये बनती है तो ये करती क्या है भाई, इस संरचना का काम क्या है। तो एंथनी गिडेंस कहते हैं ये जो संरचनाएं हैं, या जो ये संरचना व्यक्ति बनाता है, ये संरचना उस व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करती है, बहुत सारे रिसोर्स एलोकेट करती है ना, और कई सारी चीज़ों से रोकती भी है। यहाँ पर हालांकि हिंदी में इसका जो अनुवाद है बाधित करना नहीं होगा, इसका मतलब होता है किसी काम के लिए उस पर रोकना या किसी काम के प्रति चेताना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बाधित करना और सक्षम करना हो जाएगा, क्योंकि रिसोर्स का जो एलोकेशन है, इवन अगर आप इस प्रश्न की इंग्लिश देखें तो आपको पता चलेगा, ये देखिए लिखा हुआ है कंस्ट्रेनिंग एंड इनेबलिंग। तो कंस्ट्रेनिंग एंड इनेबलिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी रिसोर्स को देंगे और कुछ कुछ बातों के लिए उस पर रोकेंगे। तो एंथनी गिडेंस के अकॉर्डिंग संरचना से हमारा मतलब है कि हम बाधित करेंगे। वो संरचना क्या करेगी? व्यक्ति को बाधित करती है, यानी कुछ कामों के लिए रोकती है, और कुछ कामों को करने के लिए स्पेशल एबिलिटी भी देती है। स्ट्रक्चरेशन थियरी में ये इस बारे में बात होती है। गिडेंस की किताब भी बड़ी फेमस है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, जिसमें कि गिडेंस इस बारे में बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है आज के विश्व में ग्लोबलाइजेशन का जो फिनोमिना है उसको लेकर के ग्लोबलाइजेशन ऑफ नथिंग या फिर शून्य का वैश्वीकरण, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ नथिंग के बारे में बात किसने करी है? ये जो शून्य का वैश्वीकरण है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ नथिंग के बारे में किसने बात करी है? तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ नथिंग के बारे में जॉर्ज रिट्जर बात करते हैं। जॉर्ज रिट्जर जो कि एक पोस्ट मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, उन्होंने बताया कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ नथिंग है। साथ ही साथ जॉर्ज रिट्जर का एक और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है जिसको कि वो मैकडोनल्डाइजेशन कहते हैं। मैकडोनलाइजेशन, मैकडोनलाइजेशन, जिसमें कि वो कहते हैं हाइपर रैशनैलिटी जो है, अति तार्किकता जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। और हाइपर रैशनैलिटी यानी अब केवल रैशनैलिटी तक बात नहीं है, बल्कि अति तार्किकता हो गई है, और वहाँ के लोग इतनी तेज़ी से काम करते हैं, इतनी तेज़ी से उस थियरी को उन्होंने बताया कि इतनी बेहतरीन तरीके से वो लोग बर्गर को बनाते हैं, और जिसमें कि बिना मनुष्यों के हर चीज़ एक नियमित अनुपात में, हर चीज़ एक नियमित समय के तौर पर चलती है, जो कि बड़ी शानदार है। तो ये जो रिट्जर का सवाल है, रिट्जर में आपको इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहली तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ नथिंग, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है मैकडोनलाइजेशन। ये दोनों ही थियरीज जॉर्ज रिट्जर की हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। लिखा हुआ है कुछ किताबें हैं मिलाने के लिए। एक तरफ कुछ बुक्स हैं, विलेज इंडिया, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, और ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन। मुझे लगता है इन सारी किताबों के नाम आपको बखूबी पता होंगे। पहली किताब जो विलेज इंडिया है, आप जानते हैं कि जो विलेज इंडिया बुक है वो किसकी है? विलेज इंडिया बुक है मैकिम मेरियट की। ठीक है, जिसमें कि ये दो तरीके की अवधारणाएं बताती हैं, यूनिवर्सलाइजेशन, है ना, आपने पढ़ा होगा, और पैरोचलाइजेशन। यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोचलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोचलाइजेशन क्या है? सार्वभौमिकीकरण और स्थानीकरण, जिसमें कि वो कुछ स्पेसिफिक पूजा का जिक्र करती हैं, कुछ स्पेसिफिक ट्रेडिशंस का जिक्र करती हैं। अगली है जीएस घुरे की बुक। बताइए कौन सी है? जीएस घुरे की बुक है एक्सीडेंटल सिविलाइजेशन। हालांकि आपके लिए नई हो सकता है, आपको ना पता हो, लेकिन इस किताब को जीएस घुरे ने लिखा है, ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन। ए आर देसाई की किताब आप सभी जानते हैं, द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। मार्क्सवादी विचारक हैं, मार्क्सिस्ट थियरिस्ट हैं, और इतिहास की व्याख्या करते हैं, और इतिहास को 5 चरणों में बांटते हैं कि किस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ और कैसे कैसे
वहाँ पर पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण और पांचवा चरण आया, और कैसे कैसे भारत में राष्ट्रवाद की जो पृष्ठभूमि थी, सामाजिक राष्ट्रवाद की जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी, वो किस तरीके से जन्म लेती है। तो ये बात AR देसाई बताते हैं। NK बोस की जो अगली किताब है, जो लास्ट बचती है, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, ये जो बुक है ये NK बोस की है। NK बोस भी आप जानते हैं सिविलाइजेशन या सभ्यता परिप्रेक्ष्य के हैं, सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य के, सभ्यता की बात करते हैं NK बोस। और इन्हीं के साथ एक और नाम कई बार आता है सुरजीत सिन्हा का। तो ये दोनों ही जो है सभ्यता मूलक पर्सपेक्टिव के हैं, सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव के हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब बी हो जाएगा, यानी ए को, जिसमें एक सेकेंड, सॉरी, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए को 4 से जिसमें मिलाया गया हो, 2 में मिलाया गया है, बी को 1 से मिलाया गया हो, तो यानी बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ए को 4 से मिलाया गया है, बी को 1 से मिलाया गया है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वास्तविकता की सामाजिक रचना यानी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। अब देखिए, ये इसे हिंदी में लिख दिया और आपको लग रहा है ये क्या आ गया, इसका मतलब है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी किसकी बुक है। लेकिन यहाँ पर जो मज़ेदार बात है वो ये है, यहाँ पर एक ऑप्शन तो इन्होंने पीटर बर्जर दिया हुआ है और एक ऑप्शन इन्होंने पीटर बर्जर और T लकमैन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है कि ये किताब केवल पीटर बर्जर की है या फिर बर्जर और थॉमस लकमैन दोनों की है। तो यहाँ पर आपको जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका जो सही जवाब है वो है पीटर बर्जर और थॉमस लकमैन। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। तो जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी बुक है वो किसकी है, पीटर बर्जर और T लकमैन की है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। किसका कथन है कि सजातीयता यानी होमोजेनिटी और सजातीय समूहीकरण मूल कारक होते हैं, इस अर्थ में कि वे मानव अस्तित्व की अवस्था में ही निहित होते हैं। यानी बात कुल मिलाकर के इतनी कही जा रही है कि जो होमोजेनिटी और होमोजेनियस ग्रुपिंग्स हैं वो इस बात का कारण है क्योंकि जो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है वो उसमें इसी हिसाब से वो बातें पहले से ही पड़ी हुई हैं कि सजातीयता और सजातीय समूहीकरण वो मानव अस्तित्व की अवस्था में ही निहित है, कहीं अलग से नहीं आए हैं। ये स्टेटमेंट आप अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो आप समझ भी जाएंगे कि इसका सही जवाब क्लिफर्ड ग्रीड्स है। क्लिफर्ड ग्रीड्स, जी हाँ, वही क्लिफर्ड ग्रीड्स जिन्होंने इंटरप्रिटेटिव थियरी दी, संस्कृति की व्याख्या वाली बात करते हैं। वही क्लिफर्ड ग्रीड्स जो कि कहते हैं कि हाँ किस तरीके से कॉकफाइट एक सिंबल है, जहाँ एक जनजाति की जिन्होंने स्टडी करी और बताते हैं कि जो मतलब जो संस्कृति है वो किस तरीके से वहाँ के लोगों पर जो है एक सिंबल है, स्टेटस सिंबल की, जिसका भाई जो जितना ज़्यादा मुर्गा जिसका जितना ज़्यादा मजबूत होगा, जितना ज़्यादा वो लड़ाई में जीत जाएगा, वो एक स्टेटस सिंबल होगा। और भी तमाम सारी बातें क्लिफर्ड ग्रीड्स ने अपनी थियरी में बताई, इंटरप्रिटेटिव थियरी ऑफ कल्चर में बताया कि हर एक साइन का, हर एक सिंबल का कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो क्लिफर्ड ग्रीड्स एक बहुत ही फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किशोर अपराधवृत्ति, क्राइम से क्वेश्चन है। अभी कुछ लोगों ने, आप में से हो सकता है, वेलफेयर वाला एक फॉर्म आया था कुछ समय पहले वेलफेयर ऑफिसर का, कुछ लोगों ने DSSB PGT भरा होगा, कुछ लोगों ने बिहार PGT भरा होगा। तो इस सबके लिए ये जो सामूहिक सवाल है ये सबके काम के हैं, कोई ऐसा नहीं है किसी एक पर्सपेक्टिव के लिए, किसी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये सवाल काम आएंगे। लिखा हुआ है किशोर अपराध वृत्ति की घटनाओं को स्पष्ट करने की दृष्टि से शिकागो शहर को 5 क्षेत्रों में किसने विभाजित किया। तो आपको पता होना चाहिए कि शिकागो शहर की जो स्टडी करी, और खासकर यहाँ पर जो इन्होंने मेन बात लिखी है वो क्या लिखी है कि 5 क्षेत्रों में बांटा। तो 5 क्षेत्रों में किसने बांटा था, CR शॉ और HD मैके, ये जो विचारक हैं CR शॉ और HD मैके, इन्होंने इसको शिकागो शहर को 5 क्षेत्रों में बांटा कि भाई हम एक सेंट्रल रीजन ले लेंगे, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, और ये इस तरीके से 5 रीजन ले लेंगे और देखेंगे कि हाँ किस रीजन में कितने ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, फिर उनकी एक स्टडी करेंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो CR शॉ और HD मैके हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बड़ी ही अच्छी किताब आ गई है, द अल्टीमेट रिसोर्स। द अल्टीमेट रिसोर्स आजकल जो आपके नेट के सिलेबस में जो इन्वायरमेंट वाला यूनिट है उसमें के लिए किताब इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए।
एनवायरनमेंट वाले यूनिट के लिए। इवन आपका तो इन्वायरमेंट तो फर्स्ट पेपर में भी है, सेकंड पेपर में भी है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। द अल्टीमेट रिसोर्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? जी बिल्कुल सही बताया है, कुछ लोगों ने गलत कर दिया है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जूलियन लिंकन साइमन। ठीक है, तो इसका सही जवाब जूलियन लिंकन साइमन है इस किताब का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं और उनको मिलाने के लिए कहा गया है। लिखा हुआ है स्वजाति केंद्रता, यानी जिसको हम कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म। ठीक है, एथनोसेंट्रिक होना या एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है? पश्चिमीकरण, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन। संस्कृतिकरण, जिसको कि हम कहते हैं संस्कृताइजेशन। और प्रभु जाति, जिसको कि हम कहते हैं डोमिनेंट कास्ट। क्या है भाई, आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है? एथनोसेंट्रिज्म ये होता है कि कैसे हर व्यक्ति अपनी ही संस्कृति को अच्छा मानता है और कहता है नहीं नहीं हमारी संस्कृति अच्छी है और इनकी संस्कृति तो भैया खराब है। हमें केवल अपनी संस्कृति अच्छी लगती है और हम हमेशा अपनी संस्कृति के संदर्भ में ही दूसरी की संस्कृतियों को जज करते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है, या फिर ये अवधारणा क्या कहलाती है? एथनोसेंट्रिज्म कहलाती है, ये वाली। यानी इसको जो है हम 4 से मिलाएंगे, ए को 4 से मिलाया जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट दिया किसने है? ये कॉन्सेप्ट दिया है विलियम ग्राहम समनर ने। समनर एक विचारक हुए, WG समनर, जिन्होंने अपनी पुस्तक फॉकवेज में इस बारे में जिक्र किया, इस बारे में बताया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, वेस्टर्नाइजेशन क्या है? पश्चिमी संपर्क के माध्यम से हमारे समाज में जो परिवर्तन आते हैं उसे हम वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं। तो इसको हम किससे मिलाएंगे? तीसरे से मिला देंगे, MN श्रीनिवास जिसके बारे में चर्चा करते हैं, है ना। संस्कृतिकरण क्या होता है? निम्न जाति के व्यक्ति सामूहिक रूप से उच्च जाति प्रथाओं और आस्थाओं को प्राप्त कर लेते हैं, है ना, जिसके बारे में MN श्रीनिवास बताते हैं। संस्कृताइजेशन के बारे में क्या बताते हैं कि जब कोई निम्न हिंदू जाति किसी उच्च हिंदू जाति का अनुकरण करती है तो उसे हम संस्कृतिकरण कहते हैं। तो इसको हम 1 से मिला देंगे। और प्रभु जाति क्या होती है? आर्थिक या राजनीतिक शक्ति प्राप्त करते हैं और अधिक्रम में उच्चतर स्थिति में रहते हैं। MN श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट का जो कॉन्सेप्ट दिया और बताया किस तरीके से जो जातियां हैं उनमें एक जाति होती है जो प्रभु जाति होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ए को आपने 4 से मिलाया है, तो सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 4, 3, 1 और 2। ठीक है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? यानी हम इनमें से किस पर्सपेक्टिव को लें जिसमें कि गरीबी उन्मूलन भी आ जाए, कल्याण भी आ जाए और निष्पक्षता पर तैयार हो, है ना, वो कार्यक्रम पूरी तरीके से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा विकास में यदि हम महिलाओं को शामिल करें, यदि हम विमेंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाएं तो इससे हमारा क्या होगा? गरीबी उन्मूलन, वेलफेयर और निष्पक्षता, दोनों ही तीनों ही बातें हमारी विकास में महिलाएं अगर हो जाएंगी, हमारे विकास में यदि महिलाएं शामिल हो जाएंगी तो फिर हमारा काम हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, संपूर्णानंद आश्रम। अच्छा क्वेश्चन है, वेलफेयर एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संपूर्णानंद आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संपूर्णानंद आश्रम किससे संबंधित है? पहली बात तो आप ये जान लीजिए संपूर्णानंद आश्रम है क्या। संपूर्णानंद आश्रम एक तरीके का ओपन जेल है ना, एक तरीके की प्राचीर विहीन कारागार जिसको आप बोलते हैं, है ना, जहाँ दीवारें नहीं होती हैं, जहाँ मतलब जो जेल जैसी ट्रेडिशनल जेल होती है वैसी जेल नहीं होती, प्राचीन विहीन कारागार होता है वो, जिसमें दीवारों का कोई योगदान नहीं होता। ठीक है, और इसका नाम संपूर्णानंद आश्रम क्यों है? क्योंकि उस समय के जो गृह मंत्री थे, जब 1952 में इसका उद्घाटन किया गया तो डॉक्टर संपूर्णानंद जो कि उस टाइम के गृह मंत्री थे, उन्होंने सबसे पहली बार कहाँ पर? बनारस में या फिर वाराणसी में इसकी शुरुआत करी थी ओपन जेल की। तो इसलिए संपूर्णानंद आश्रम क्या है? एक तरीके का
ओपन जेल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर कुछ चीज़ें हैं मिलाने के लिए, कुछ टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं, बायोग्रमी, मातृतंत्र, पितृतंत्र और लिंगवाद। क्या है मातृतंत्र? क्या है? मैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल और सेक्सिज्म। ठीक है, अच्छा क्या है भाई, आइए इस बात को देखते हैं। लिखा हुआ है कि सामाजिक संगठन जिसमें व्यक्तियों के पास शक्ति और सत्ता होती है, या धारणा कि एक सेक्स स्वाभाविक रूप से दूसरे से श्रेष्ठ होता है, कोई एक सेक्स अच्छा है, कोई एक सेक्स खराब है, तो इसको हम बी वाले को किससे मिला देंगे? बी वाले को हम 4 से मिला देंगे। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार विरासत में मिलता है, जाहिर सी बात है ये मातृतंत्र का उदाहरण है। ठीक है, तो इसको हम मातृतंत्र से मिला देंगे। जननित आधारित कार्यक्रम जो मानव जाति को निश्चित तरीकों से व्यवहार करने के लिए पहले से ही प्रवृत्त करता है, उसे बायोग्रामी कहा जाता है। और जिसमें व्यक्तियों के पास शक्ति और सत्ता होती है वो पितृतंत्र कहलाता है, क्योंकि भाई पुरुषों के पास होगी, है ना। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 ये सी में मिला हुआ है, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ऐसे ही आपको थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा आराम से, धीमे से करना है। अगला क्वेश्चन है, वोट बैंक की परिकल्पना किसने दी? बड़ा ही आसान सवाल है, हंसी आ गई होगी कुछ लोगों को देख करके इसे, क्योंकि सबको पता है वोट बैंक का कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ है। वोट बैंक का कॉन्सेप्ट जो है वो एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास ने वोट बैंक का कॉन्सेप्ट बताया है। इनका एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था जिसका नाम था द सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, द सोशल सिस्टम, क्योंकि आजकल तो नेट में ये भी पूछ लेते हैं ना किस किताब में बताया। द सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज एक पेपर था जिसमें कि इन्होंने इस बारे में जिक्र किया, और पहली बार शायद 1955 में, ईयर मुझे एग्जैक्ट अभी नहीं याद आ रहा है, 1955 में शायद इन्होंने इस बारे में वोट बैंक के बारे में बात करी कि वोट बैंक जैसी कोई चीज़ होती है। होता क्या है कि किसी एक जाति को जब व्यक्ति अपना वोट बैंक समझने लगते हैं, उस बारे में इन्होंने जिक्र किया था। इसी के साथ साथ एक और पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक टर्म यहाँ पर आता है जो कि रजनी कोठारी का है। ठीक है, उस किताब का नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर आपको याद आए तो आप कमेंट बॉक्स में उस बुक का नाम बताइए जो कि जाति और राजनीति के साथ जोड़ करके रजनी कोठारी उस बात को देखने का प्रयास करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फिर कुछ तरीके की असर्शन रीजंस हैं। कल ही हम लोग क्लास में जेंडर पढ़ रहे थे, जेंडर की बात कर रहे थे, जेंडर सोशलाइजेशन, जेंडर रोल्स, जेंडर आइडेंटिटी की बात कर रहे थे। वहीं से सीधा सवाल आ गया है। देखिए लिखा हुआ है, लिंग भूमिका यानी जेंडर रोल्स जैविक रूप से निर्धारित होने की बजाय सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होती। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो जेंडर रोल्स होते हैं वो तो भाई मैंने आपको बताया ही था कि वो मतलब कि हम लड़कों से कुछ अपेक्षाएं करते हैं। लड़की है तो उसको गुलाबी कलर ही पसंद होगा, लड़का है तो वो नीला कलर पहनेगा। हम क्या करते हैं, हम ऐसे कुछ रंगों को डिफाइन कर देते हैं। तो जो जेंडर रोल्स हमारे होते हैं वो सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होते हैं, ना कि जैविक रूप से। क्योंकि लड़कियों को ऐसा कुछ नहीं कि उन्हें पिंक कलर पसंद आएगा, लेकिन हम सोशलाइजेशन के बाद ऐसा हो जाता है कि पिंक कलर बोल बोल के हम उन्हें वाकई में वो पिंक कलर अच्छा लगने लगता है। तो ये बात तो एकदम सही है। अगला प्रश्न है, लिंग की सांस्कृतिक संकल्पना मानव गुणता की पूरी सीमाओं को पुरुषत्व यानी मैस्कुलिन और नारित्व फेमिनिन के दो प्रतिकूल क्षेत्रों और उनके प्रतिकूल व्यवहार में विभाजित करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और ये दोनों ही बातें एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हैं। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक और बात निकल करके आती है कि एक चीज़ तो है सेक्स और दूसरी चीज़ है जेंडर। तो जो सेक्स होता है वो पूरी तरीके से बायोलॉजिकल होता है, और जो जेंडर होता है वो सोशल और कल्चरल होता है। ठीक है, जो सोशल और कल्चर होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई? ध्यान से सुनिएगा, सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई, माने हम नहीं चाहते थे वो हो लेकिन वो हो गया। तो सर्वाधिक अवांछित स्थिति कौन सी है भाई?
माने ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाए गए, सोचा था कि सब अच्छा अच्छा होगा, लेकिन अच्छा अच्छा नहीं हुआ। कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो हम नहीं चाहते थे। भाई हर चीज़ आपकी चाही हुई थोड़ी ना होगी, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जो आप कभी चाहते ही नहीं हैं। तो भारतीय ग्रामीण समाज के वो कौन सी चीज़ है कि भाई हमने तो सोचा था ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाएंगे सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाने से एक सबसे बड़ी दिक्कत जो निकल करके आई, जिसको डीपीजेंटाइजेशन कहते हैं, यानी विकृषकीकरण। लोगों ने कृषक जो थे, जो किसान थे, जो छोटे किसान थे, सीमांत कृषक थे, उन लोगों ने खेती छोड़ दी और नगरों की तरफ पलायन करने लगे। और बहुत सारे लोग जो नगर को की तरफ नहीं जा पाए, उन्होंने किसान आत्महत्या या फिर पीजेंट सुसाइड, जो कि एक टाइम पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत में। तो विकृषीकरण और आत्महत्याएं जो है वो एक तरीके की अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात, उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात यानी चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो जिसको बोल सकते हैं आप अंग्रेजी में, है ना। तो ऐसा क्या होगा कि चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो बढ़े? तो ऐसा तो तभी होगा जब बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो जब प्रजनन दर बढ़ेगी, यानी उच्चतर प्रजनन दर जब हो जाएगी, तब हम क्या देखेंगे, तभी भाई जा कर के ऐसी चीज़ होगी। वरना भाई ज़्यादा बच्चे होंगे तभी तो ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ेगी ना जी। तो ज़्यादा बच्चों से ही ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ेगी। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। आइए, लिखा हुआ है अभिकथन, असर्शन और रीजन। सोरोकिन, जिमरमैन और गाल्पिन, यहाँ पे गल्पिन होगा, इनका नाम चार्ल्स जे गल्पिन था, मैं आपको बता दूं, जिन्होंने नगरीकरण या ग्राम्य नगरीकरण की अवधारणा का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसका और सोरोकिन और जिमरमैन ने भी, सोरोकिन, जिमरमैन और गल्पिन तीनों का नाम आता है, द्वारा संपादित सिस्टमैटिक सोर्स बुक इन रूरल सोशियोलॉजी वॉल्यूम 1 में ग्रामीण समाज की मूल विशेषताओं प्रथमतः अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर वर्णन किया गया। क्या यह बात सही है? हाँ बिल्कुल सही, मैंने भी आपको बता दी। ठीक है, कि इन्होंने, सोरोकिन, जिमरमैन और चार्ल्स जे गल्पिन, इन तीनों ने सबसे पहली बार इस बारे में जिक्र किया। रीजन क्या दिया है? क्योंकि इसमें पूर्व युग में विभिन्न देशों से संबंधित प्रतिष्ठित समाजशास्त्रियों के विचारों का व्यापक सर्वेक्षण शामिल है। क्या बात है भैया ये। तो ठीक है, जब कोई किताब लिखी जाएगी तो उसके पहले का रिव्यू तो किया ही जाएगा। तो चार्ल्स जे गल्पिन ने उसके पहले जो काम हुआ या उसके पहले जो गांव, शहर या जिसके बारे में भी जानकारी अवेलेबल थी, उन सभी ने पूर्व युग में विभिन्न देशों से संबंधित प्रतिष्ठित समाजशास्त्रियों के विचारों का व्यापक सर्वेक्षण शामिल किया। जिससे कि क्या हो गया, ए बातें दोनों ठीक हैं, ए वाली बात भी ठीक है और आर वाली बात भी ठीक है, और दोनों ही सही व्याख्या करते हैं एक दूसरे की। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, बंदीकरण से क्या अभिप्राय है? बंदीकरण, बंदीकरण का मतलब जानते हैं? बंदीकरण का मतलब होता है, ये भी वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है सब वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। बंदीकरण का मतलब होता है इन्हें दंड दे दो, इन्हें बंदी बना लो, इसलिए कहते हैं सैनिकों को बंदी बना लो, इसे वो देखा देखा होगा आपने। तो जो बंदीकरण का मतलब है किसी को बंदी, इम्प्रिजनमेंट, किसी को बंदी बना लेना। तो बंदीकरण का मतलब होता है सजा, यानी किसी को सजा दे देना। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सजा देना। वो जैसे नहीं हो, आप देखते हैं कि कहते वो रावण की उसमें हनुमान जी चले गए तो उन्होंने कहा इनको बंदी बना लो, बहुत उछल कूद इन्होंने मचाई है, इनको बंदी बना लो इनको जरा। तो ये बंदीकरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, लिंग के समाजशास्त्रीय विश्लेषण से तात्पर्य है कि निम्न में से किसकी जांच की जानी चाहिए? ठीक है, लिंग के समाजशास्त्रीय विश्लेषण से तात्पर्य है कि निम्न में से किसकी जांच की जानी चाहिए। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर वाली बात यहाँ पर पूछी जा रही है कि लिंग का जो समाजशास्त्रीय विश्लेषण है वो किस तरीके से होना चाहिए। लिंग विभाजन, लिंग विभेदीकरण, लिंग निष्पादन, किसकी जांच की जानी चाहिए? तो मुझे लगता है कि भाई डिवीज़न की भी जांच होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन की भी जांच होनी चाहिए और निष्पादन की भी जांच होनी चाहिए, इन सभी की जांच होनी चाहिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखा है मानव समाजों का कृषि से उद्योग और पशु उद्योग में स्थानांतरण मुख्य रूप से किसके कारण हुआ है?
देखिए प्रायः तो नेट में ऐसे ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, लेकिन अगर आते भी हैं तो इसमें जो ए और बी दोनों वाले होते हैं, आपने ऐसा बना लिया था कि वही ज़्यादा सही होता है, लेकिन ये ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लिया करिए। मानव समाजों का कृषि से उद्योग और उद्योग से पश्च उद्योग में, यानी क्या बोलेंगे इसको, अग्रेरियन से इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल से पोस्ट इंडस्ट्रियल में ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है। पहला है प्रौद्योगिकीय नवीनताएं, और दूसरा है उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग, यानी जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए नॉलेज कैसे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दोनों ही हो जाएंगे, ए और बी दोनों जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया, और जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया तो भाई उसका यूज़ भी हुआ, और जब उसका यूज़ हुआ तो नए नए तरीके की चीज़ें बनने लगी। ठीक है, तो आज के अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो 20 ही करते हैं, लेकिन अब आपने देख लिया है तो आप बिना इसको बताए मानेंगे है नहीं, तो इसको बता ही दीजिए। लिखा हुआ है बॉर्न क्रिमिनल्स, यानी बॉर्न क्रिमिनल्स की जो कॉन्सेप्ट है, जिसको कहा जाता है कि अपराधी जो हैं वो जन्मजात होते हैं, अपराधी जन्मजात होते हैं। तो जो अपराधी जन्मजात होते हैं ये सिद्धांत किसने दिया था, एक ही व्यक्ति है, दूर से चमक रहा है। पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, इन सारे एग्जाम्स के लिए, हायर के लिए, सभी के लिए इस तरीके के प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बॉर्न क्रिमिनल का कॉन्सेप्ट किसने दिया, बिल्कुल सही, बॉर्न क्रिमिनल का कॉन्सेप्ट लोम्ब्रोसो ने दिया। लोम्ब्रोसो ने कहा कि भाई जो अपराधी होते हैं वो जन्मजात होते हैं, लेकिन जस्ट इसी की क्रिटिक की गई, जस्ट इसी की एक आलोचना की गई लोम्ब्रोसो की, जिन्होंने कहा कि नहीं, अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं बल्कि बनाए जाते हैं। तो बस इसी के साथ आपको इतना जोड़ देना है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते वरन या बल्कि बनाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सदरलैंड का हो जाएगा, एक प्रो टिप आपको दे दी हमने, है ना। तो सदरलैंड कहते हैं कि अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। अच्छा हुआ क्या, ये लोम्ब्रोसो थे सेना में डॉक्टर इटली में, तो इन्होंने बहुत सारी खोपड़ियों की, शायद कहते हैं 130 138 खोपड़ियों की स्टडी करी, और कंकालों की संरचना देख करके बताया कि अच्छा ये वाला ज़्यादा खूंखार अपराधी है, ये वाला। तो इनका मानना था कि हम किसी बच्चे को देख करके बता देंगे कि वो अपराधी बनेगा कि नहीं बनेगा। हालांकि बड़ी क्रिटिक हुई सिद्धांत की कि अपराधी जन्मजात कैसा हो सकता है, कोई पैदा ही अपराधी थोड़ी ना होता है, बाद में समाज बना देता है। लेकिन खैर, तो इसका सही आंसर लोम्ब्रोसो हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के सवाल। आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। अच्छा लगता है पढ़कर, और कुछ नहीं, मतलब बस अच्छा लगता है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैट में इसके आंसर्स करें। जो लोग बाद में ये वीडियो देखते हैं वो लोग बाद में से देखें, और जो है अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, यानी कल 12 बजे। तब तक के लिए रिवीजन करिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।